हेलो एवरीवन। आज हम सामाजिक अनुसंधान में या रिसर्च में सैम्पलिंग टॉपिक लेंगे। सैम्पल जो है सामाजिक रिसर्च में और सर्वेक्षण की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है और किसी भी टाइप की जब स्टडी करते हैं उससे पहले ही रिसर्चर को ये तय करना होता है कि वो समूह के सभी सदस्यों को से संपर्क स्थापित करेगा और तथ्यों को कलेक्ट करेगा या उस समूह के कुछ सदस्यों को एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनकर उनका अध्ययन करेगा। अगर आपने देखा हो कि हमें रिसर्च में दो प्रकार के आंकड़े कलेक्ट करने होते हैं, एक तो आपका सेंसस होता है और दूसरा निदर्शन विधि के द्वारा। तो हम सैंपल का यूज़ क्यों करना चाहते हैं? सैंपल यूज़ करने के लिए आप देखिए लोअर कॉस्ट पे हम सैंपल के लिए करते हैं, रिज़ल्ट के तकरीबन करीब आ जाए इसलिए हम सैंपल यूज़ करते हैं, और डेटा जो है आसानी से और बहुत हाई स्पीड में कलेक्ट हो जाए इसलिए सैंपल यूज़ करते हैं, और अवेलेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट के कारण करते हैं। हमारे पास समय कम है तब भी हम सैंपल करेंगे, और जब लगता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है पूरी पॉपुलेशन की अध्ययन करने में इम्पॉसिबिलिटी है तो भी यूज़ करते हैं। अब Sample is defined as a process of selecting certain member or subset of the population to make them statistical inference from them and to estimate characteristic of the whole population। मतलब यूनिवर्स में से कुछ इकाइयों का अध्ययन के लिए जब हम प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं तो वही आपका सैंपल कहलाता है। सैंपल आज से नहीं, बहुत पुराने समय से ये यूज़ हो रहा है। हमने अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा। अब जैसे आप हाउसवाइफ को देखिए या किसी को भी देखिए, चावल जब पकाते हैं तो पूरा चावल पका है या नहीं है तो उसका एक चावल निकाल कर वो उसका परीक्षण कर लेती हैं कि पूरा चावल पका है या नहीं है। इसी प्रकार आप देखिए बाज़ार में जब गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है या दाल हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो बोरी में से हम मुट्ठी भर दाने लेकर ही उनकी जांच कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं सैंपल बहुत पुराना मेथड है। अब सैम्पलिंग में हम टाइप की बात करते हैं। सैम्पलिंग में दो टाइप होता है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, संभावित और असंभावित। संभावित दया निदर्शन वो निदर्शन होता है जिसमें यूनिवर्स की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं और उसमें समग्र इकाइयों के व्यक्तिगत महत्व के समाप्त कर उसके स्थान पर एक पॉसिबिलिटी की प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। इट मीन्स जो समग्र की सभी इकाइयों के सैंपल में चुने गए चीज़ों की समान संभावनाएं पाई जाती है। इसी तरीके से हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात, गैर संभावित है, उसको हम आगे देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का टाइप है, कितने प्रकार की है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बहुत ही फेमस मेथड है और ये जो मेथड है इसमें एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो न केवल समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में जाने का समान अवसर देती है बल्कि इच्छित मात्रा में तत्वों के प्रत्येक संभावित समन्वय को समान रूप से चुनाव भी करती है। अब ये जो है यूज़, इसका आज से नहीं हमेशा से हो रहा है और मैक्सिमम रिसर्चर इसका रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा अपनी रिसर्च करते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करते हैं तो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग दो तरह की सैम्पलिंग होती है, जो एक प्रोपोर्शनेट और दूसरी डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग होती है। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग में से निदर्शन हेतु उतनी ही इकाइयों का चयन किया जाए जिस अनुपात में वो वर्ग की कुल समग्र इकाई है। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए इसमें स्ट्रेटम है जो ABC है, पॉपुलेशन साइज़ है हमारा 100, 200, 300, सैम्पलिंग फ्रैक्शन है हाफ हाफ हाफ, और फाइनल जो सैम्पल साइज़ है वो 50, 100 और 150 पाया जाता है। अब हम डिसप्रोपोर्शनेट की बात करते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, इट मीन्स इसमें वर्ग में समान संख्या में इकाई चुनी जाती है
और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि समग्र का क्या रेशियो होगा। मतलब हो सकता है किसी का कम हो सकता है किसी का ज़्यादा हो। इट मीन्स प्रिसिजन ऑफ द डिज़ाइन इज हाईली डिपेंडेंट on the sampling fraction allocation of the researcher. If the researcher commit mistake in allotting sampling fraction, a stratum may either to overpresent it or underpresent it, which will be result in skewed result. अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग की। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के नाम से स्पष्ट है कि इसका nth नंबर जो होता है सिलेक्शन टेक्निक का होता है, और इसमें ये सैम्पलिंग जो है ऑफनली और हमेशा यूज़ की जाती है। फिर आता है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को हम एक तरीके से इट इज़ ऑल्सो नोन एज मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, और मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है ये क्लस्टर सैम्पलिंग की। क्योंकि इस विधि में निदर्शन का चुनाव हम कई स्टेजों से करते हैं या कई स्टेज से गुजरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसको हम मल्टी स्टेज कहते हैं। क्योंकि हम इसको किसी बड़े नगर के स्टडी के लिए करते हैं और इसमें जो है कई स्तरों से हम गुजरते हैं। कई स्तरों से मतलब जैसे संपूर्ण नगर को कई क्षेत्रों या वार्डों में बांटा जाता है, और प्रत्येक क्षेत्र को कुछ गृह समूहों में बांटा जाता है, और प्रत्येक गृह समूहों को कुछ परिवारों में बांटा जाता है, और प्रत्येक परिवार में से एक एक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की, जो असंभावित निदर्शन कहते हैं। असंभावित निदर्शन जस्ट इट डज नॉट मतलब रियली ऑन रैंडमाइज। ये जो टेक्निक है ऐसी टेक्निक है जिसमें संभावनाएं और संयोग का कोई महत्व नहीं होता है, और इसमें जो है निदर्शन की इकाइयों का चयन अनुसंधानकर्ता की इच्छा पर निर्भर है। इसीलिए इसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल या रेफरल सैम्पलिंग आती है। तो सबसे पहले हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बात करते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग का मतलब आपको नाम से ही लग रहा है कि सुविधा के अनुसार काम किया जाए। एक रिसर्चर निदर्शन का चुनाव करने से पूर्व पूरे यूनिवर्स, आपके पास मनी, आपका श्रम, आपकी इकाइयों से संपर्क करने की सुविधा, सोर्स लिस्ट की क्या उपलब्धता है आदि का बहुत ध्यान रखता है। इसको इर्रेगुलर, आकस्मिक, अवसरवादी या लापरवाही पूर्वी निदर्शन कहते हैं। मतलब आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब पर्पसिव सैम्पलिंग की बात करते हैं। ये बेसिकली बेस्ड होती है इंटेंशन पर या पर्पस ऑफ द स्टडी पर। जब रिसर्चर जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। इस प्रकार में सिलेक्शन में चुनने वाले की इच्छा, उसके निर्णय क्या होंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाया जाता है। इवन हमको ये भी देखना होता है कि क्या पर्पस है। अब आती है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो है इसमें समग्र की कई वर्गों में विभाजित कर लेते हैं और प्रत्येक वर्ग में से चुनी हुई इकाइयों की संख्या तय कर लेते हैं, और वो निश्चित संख्या ही आपकी कोटा सैम्पलिंग में आती है। इसके लिए रिसर्चर प्रत्येक वर्ग में निर्धारित मात्रा में अपनी इच्छा के अनुसार इकाइयों का चुनाव करता है, और ये भी देखता है कि जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो समग्र का कर रहा है या नहीं। एक उदाहरण से समझा जा सकता है कि एक कॉलेज के छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इस विधि से अगर अध्ययन करना है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद हर फैकल्टी से 50-50 स्टूडेंट्स का हम सिलेक्शन कर लेंगे अपनी इच्छा के अनुसार। क्योंकि ये जो विधि है रिसर्चर को इकाई खुद से चुनाव की स्वतंत्रता होती है, और चुनाव के समय हो सकता है वो बायस्ड हो जाए, पक्षपात की पूरी संभावनाएं पाई जाती है। इसीलिए इस संदर्भ में एक फ्रैंकफर्ट ने कहा था कि इस विधि में जो है पक्षपात की हर संभव संभावनाएं बनी रहती हैं, और इसके कारण इससे जो रिज़ल्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में लगता है कि ये बायस्ड आए हैं।
अब हम रेफरल और स्नोबॉल की करते हैं। स्नोबॉल में हम देखते हैं कि ऐसे एरिया का किया जाता है जहाँ वो एरिया आपके लिए अननोन हो, रेयर हो और इंक्रीजिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन हो, जहाँ बढ़ता हुआ जनसंख्या पाई जाती है। साथ ही इसको एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जैसे HIV एड्स है, ये हाईली सेंसिटिव डिजीज़ है और लोग इसको ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। इवन किसी सर्वे में भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो सारे विक्टिम को रिस्पॉन्ड करें उस क्वेश्चन का, तो रिसर्चर हर विक्टिम से कांटेक्ट करता है और मे बी वो वॉलंटियर के थ्रू करता है और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। धन्यवाद।